नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक की खास पेशकश। आज इस शो में हमारे मेहमान बेहद ही खास हैं क्योंकि देश में संचार क्रांति में इनका योगदान सबसे बड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा जी की। सैम जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। और सबसे पहले तो नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सर। थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड आपको भी वही शुभकामनाएं नए साल की। सर एक तो बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला न्यू ईयर के मौके पे। शिकागो से आपने ज्वाइन किया है। तो सवाल तो बहुत है हमारे पास। उस समय तो सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक इंडिया में पॉलिटिक्स ही है। लेकिन एक बयान ऐसा आया आपका जिसने इस बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है पॉलिटिकल गलियारों में। और आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा। तो शुरुआत उसी सवाल से मैं करूंगा। ये हाल में आपने एक बयान दे दिया जिसमें आपने बोला कि ईवीएम, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, अगर वो अ, उन्होंने ठीक से काम नहीं किया तो बीजेपी 400 सीटें जीत सकती है आम चुनाव 2024 में। सर ये आप कितनी संजीदगी से आपने बयान दिया, क्योंकि अभी आप कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में जो इलेक्शंस हुए उसमें ईवीएम के बलूते तो जीते। तो क्या कांग्रेस भी वही मानती है जो आप मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में कुछ छेड़छाड़ है, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से बीजेपी को बेनिफिट मिलता है? थोड़े वक्त पहले एक रिपोर्ट आई है जो सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन ने तैयार की है। वो रिपोर्ट 6,500 लोगों ने एंडोर्स की है। वो रिपोर्ट अभी आई। जब वो रिपोर्ट आई तब हमने ध्यान से उसे पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने सोचा इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक टू सम पीपल। सो हम आईआईटी के प्रोफेसर्स, अमेरिका में एक्सपर्ट्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, सब लोगों से बहुत सारी बातें की। इसके बाद हमें पता चला कि ये रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। न इलेक्शन कमीशन हैज रिस्पॉन्डेड, पब्लिक कोई सोच नहीं रही है, पॉलिटिकल पार्टीज कोई ध्यान नहीं दे रही है। तब हमें लगा कि हमें हमारी आवाज इसके साथ जोड़नी चाहिए। क्योंकि मुख्य मुद्दा क्या है कि जो मैं वोट कास्ट करता हूं वही वोट आप काउंट करते हैं कि नहीं। वीवीपैट आने के बाद यह सवाल बड़ा हो गया है। जब तक वीवीपैट नहीं था तब तक ईवीएम वॉज ए स्टैंड अलोन मशीन। जब आपने वीवीपैट लगाया उसमें एक डोंगल है, वो डोंगल प्रोग्राम करना पड़ता है, कोई इंजीनियर आके लगा देता है हर मशीन में अलग अलग। फिर वो ले जाता है डोंगल खुद जहां ले जाना हो। और वीवीपैट में आपको एक छोटी सी रिसीट बताते हैं 7 सेकंड के लिए। उसके बाद वो कहाँ जाती है किसको पता। तो ये रिपोर्ट में इतनी मांग की गई है कि एक, आप वो पेपर रिसीट हमारे हाथ में दीजिए क्योंकि ये हमारा वोट है। फिर हमें वो पेपर रिसीट एक ऐसे डब्बे में डालने दीजिए जो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड ना हो। और वो रिसीट आप हमें हमें बताते हैं वो ऐसे प्रिंटर पे प्रिंट की गई है कि 2-3 वीक के बाद हम उसे पढ़ नहीं सकते, फेड हो जाती है। तो आप प्रिंटर बदलिए जो रिसीट 5 साल तक प्रूफ रहे कि हमने ये वोट दिया था। इतना करें तो हमारा कॉन्फिडेंस एज ए वोटर बढ़ जाएगा। ये वोटर का इश्यू है, ये कोई पार्टी का इश्यू नहीं है। सिटीजन कह रहे हैं कि हमारा वोट जो हम कास्ट करते हैं वो काउंट हो रहा है कि नहीं हमें पता नहीं। इलेक्शन कमिश्नर जवाब ही नहीं दे रहा। इसीलिए हमने सोचा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू टॉक नाउ। इट हैज नथिंग टू डू विथ कांग्रेस लूजिंग, कांग्रेस विनिंग, बीजेपी विनिंग, बीजेपी लूजिंग। नो, डोंट कंफ्यूज इट। नॉर इट इज अ पॉलिटिकल इश्यू, इट इज अ सिटीजन्स इश्यू। तो हमने देखा कल की बहुत सारे lawyers and others are going on the street because they realize
कि ये बड़ा मुद्दा है। ये मुद्दा सिटीजन का है कि हमारा वोट आप अच्छी तरह से हैंडल नहीं करते हैं। हमें डाउट है कि हमारा वोट प्रॉपरली काउंट होता है कि नहीं। आप प्रूव करिए हमसे, और हमें मत बोलिए प्रूव करने का। इलेक्शन कमीशन इज एन इंडिपेंडेंट कमीशन। उन्होंने अभी तक ये रिपोर्ट पे कुछ कहा ही नहीं। ऐसा भी नहीं बोले कि रिपोर्ट हमने देखा है। इसीलिए अभी ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। हम कह रहे हैं सब नागरिक को इस पर ध्यान देना है। ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये इश्यू सिटीजन्स इश्यू है। पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, पॉलिटिकल इश्यू है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी इज द नॉट द ओनली वन। लेकिन सर, ये जो रिसेंटली अभी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं, इसमें आप कांग्रेस कांग्रेस के प्रदर्शन को कैसे उससे देखते हो? कोई उससे कोई मतलब ही नहीं है। स्टेट इलेक्शन हुए, स्टेट में कौन जीता कौन हारा उसका कोई, दैट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अबाउट माई वोट। कौन जीता कौन हारा, लेट देम वरी अबाउट इट। हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम तो यही कह रहे हैं कि हमारा वोट, द वन आई एम कास्टिंग, आर यू काउंटिंग दैट? प्रूव इट टू मी। इफ नॉट, वी आर आस्किंग यू टू मेक फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस। बेस्ट वुड बी टू गो टू पेपर बैलेट। दुनिया में सब लोग पेपर बैलेट पे गए हैं। जर्मनी ने डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज नॉट रिलायबल। द बेस्ट वे to conduct election is to have a paper ballot. Then I know what I casted is what is counted. Second best is to go to what this report is suggesting. ओके। लेकिन सर फिर अभी इकोनॉमिक ग्रोथ के इशू पे आते हैं। और बीते 10 साल में क्या आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत जबरदस्त रही है? क्योंकि आंकड़े ये बताते हैं कि देश की जो आर्थिक स्थिति है, उसकी जो ग्रोथ है, जीडीपी है, वो दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ करने वाली कंट्रीज में से एक भारत बन गया है। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, या फिर आपको इससे भी बेहतर करने की उम्मीद थी जो अभी सरकार नहीं पूरा कर पाई? Economic data is not as reliable as I would like it to be. Raghuram Rajan and several other people have emphasized this. Our approach today is top down. इतना बड़ा देश है, इतनी जवान आबादी है, सो देश को आगे बढ़ना ही है। कोई भी गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट ए हो या गवर्नमेंट बी हो, क्योंकि ये सब यंग लोगों को काम चाहिए, एजुकेशन चाहिए, फूड एंड एवरीथिंग एल्स। सो इंडिया इज बाउंड टू ग्रो बिकॉज इट इज ए यंग कंट्री। सो पहले ये समझिए, उससे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। द क्वेश्चन इज, जैसे हम ग्रोथ करते हैं वैसे हम जॉब क्रिएट करते हैं, वो नहीं हो रहा है। अगर दो तीन लोग अपनी इनकम 10 बिलियन से 100 बिलियन तक ले गए, उसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस देश को सब फायदा हो रहा है। We are really increasing income inequality with the model we have. Our model is top down. Our model should be bottom up. Our model should be to create employment. एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट की है। बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम 2 मिलियन 20 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे और 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे हर साल। क्या हुआ? जॉब तो कम हो गए। सो आई थिंक इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैज टू बी सीन इन अ डिफरेंट लाइट। आपका ये बिजनेस प्रोग्राम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फॉर इकोनॉमी टू ग्रो यू नीड फर्स्ट पीस एट होम। अगर घर में झगड़ा चल रहा है बिकॉज ऑफ रिलीजन, सिक्योरिटी नहीं है, सेफ्टी नहीं है, लोग एक दूसरे से तू तू मैं कर रहे हैं, तो बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा?
तो बिजनेस के लिए डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप किसी को हायर करते आप उनसे पूछते नहीं कि आपका धर्म क्या है, आप काम कर सकते हैं ये कि नहीं। सो ये जो सेटअप तैयार किया गया है अभी, इट इज नॉट इंड्यूसिव फॉर बिजनेस टू प्रॉस्पर। स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री की हालत देखिए आप क्या हुई। अब बड़े बड़े लोगों ने करोड़ों की लोन लिया है, they are not paying those loans. So look at non-performing loans have increased. So economy has to be seen in totality. And हमारी दृष्टि से the most important thing for a country like India, young country, is employment. Is not तो necessarily यानी कि GDP only. फिर जो आप बोल रहे हो कि मोदी सरकार की बार बार जो आलोचना होती है कि वो बड़े पैमाने पर नौकरियां देने में नाकाम रही है, नौकरियां जनरेट करने में नाकाम रही है, और अर्थशास्त्री भी बोल चुके हैं कि दिस इज जॉबलेस ग्रोथ जो इंडिया में देखने को मिल रही है, इस Absolutely. बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, बहुत चिंता है हमें उससे। पर सर वहीं अगर दूसरी ओर देखा जाए तो सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आयुष्मान बीमा योजना, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, प्रधानमंत्री आवास अस्सी के जरिए करोड़ बड़े लोगों लोगों को 80 करोड़ लोगों ईज को ऑफ लिविंग सरकार। प्रोवाइड कर रही है। तो ये ठीक है। आप योजनाएं कैसे देखते हैं सरकार की? नो, ठीक है। दैट इज गुड इफ इट हेल्प पुअर पीपल, आई एम ऑल फॉर इट। Our job is to help poor people. We have to lift people at the bottom of the pyramid up. हमारा काम लोगों को बहुत सारे पैसे बनाने का नहीं है। हमारा काम है लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। हमारा काम है टू लिफ्ट पीपल फ्रॉम बॉटम ऑफ द पिरामिड, एंड दैट वर्क इज नॉट गेटिंग डन प्रॉपरली। अब 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दिया जा रहा है। दैट इटसेल्फ टेल्स मी दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट देयर आर पीपल हु डोंट हैव इनफ टू ईट। ओके, आप देखिए उसे। ओके। लेकिन सर अभी अगर सरकार की पॉलिसीज देखें तो वो एक बड़ा पुश जो कर रही है ना, जो बढ़ावा दे रही है, वो आत्मनिर्भर भारत को दे रही है, घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की कोशिश है, और दुनिया भर की कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। चीन के मुकाबले हमारी ग्रोथ ज्यादा तेज दिखाई देती है, नए यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं देश में बड़े बड़े। इन सब इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्या ये पहले भारत का ये आपने नहीं, ये तस्वीर कभी देखी थी आपने भारत की? वी हैव कम टू अ पॉइंट टुडे कि इंडियन टैलेंट इज ग्लोबली रिकग्नाइज। ये तो लास्ट 10 साल में नहीं हुआ, ये लास्ट 50 साल में हुआ। आप अमेरिका में देखिए कि इंडियंस आर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट, IBM, गूगल। ये लास्ट 10 साल में नहीं हुआ। ये इसलिए हुआ कि 50 साल पहले हमारे लीडर्स ने हायर एजुकेशन पे ध्यान दिया, IIT IIM बनाई। सो आपको समझना है कि ये सब चीजें के लिए 5-10 साल नहीं लगते, इसके लिए 40-50 साल लगते हैं। सो आप जो देख रहे हैं आज, वो 50 साल का काम है। स्पेस प्रोग्राम देखिए, आप मून पे जा रहे हैं, नहीं कि लास्ट 10 साल से काम की वजह से। आप मून पे जा रहे हैं क्योंकि 40 साल पहले हमने लगाया था स्पेस सेंटर। तो ये जो आदत है सबकी क्रेडिट ले लेने का, और सब किया वो यही प्राइम मिनिस्टर ने किया, इट इज नॉट फेयर। इट इज नॉट फेयर टू अवर पास्ट। इट इज नॉट फेयर टू पीपल हु हैव गिवन देयर लाइफ टू दीज कॉजेज। सो लेट्स बी फेयर। आई एम प्राउड that we are where we are. I'm very proud that we will go on the moon. I'm very proud of our accomplishment. देखिए, हम जब टेलीकॉम में थे तब 2 मिलियन फोन थे देश में, 1981 में। 15 साल लगते थे फोन के लिए, 15 साल। ये जवान अभी सोच ही नहीं सकते
35 साल में वी हैव 1.5 बिलियन फोन्स एंड वी जनरेट $200 बिलियन वर्थ ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। ये ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये लाखों लोगों ने 30-40 साल तक मेहनत की, तब ये होने जा रहा है। अब पहुंचे हैं 200 पे, तो 2 से 300 होगा ही। ये सब वो सॉफ्टवेयर बात तो सही है कि देश के टेलीकॉम सेक्टर में जिस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, उसमें आपका योगदान तो नो डाउट वो सबसे सबका बड़ा योगदान योगदान है। माना जाता है। यानी हम्म। सबका योगदान है, हमारा अकेले का नहीं है। हमको क्रेडिट मिलती है, लेकिन योगदान है जवान लोगों का, योगदान है हमारे एंटरप्रेन्योर्स का, योगदान है हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का, योगदान है हमारे पॉलिसी मेकर्स का। अगर राजीव गांधी ने पॉलिटिकल विल नहीं लगाया होता, तो आज देश में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और टेलीकॉम इंडस्ट्री नहीं होती ऐसी। सो ये आत्मनिर्भर जो कह रहे हैं, वो बहुत पुरानी बात है। वो नेहरू के जमाने की बात है, इंदिरा गांधी के जमाने की बात है। सी डॉट वॉज आत्मनिर्भर, सी डैक वॉज आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर कोई नई चीज नहीं है, लेकिन सब लोग ऐसे बात करते हैं, लेकिन जैसे किसी को पता ही नहीं था आत्मनिर्भर क्या चीज है। आत्मनिर्भर आफ्टर 1947 has been the objective of India throughout। पहले से ही आत्मनिर्भर पर ध्यान देना था, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, हमारे पास टैलेंट थी। सो इस वक्त देश क्रॉस रोड पे है। इस वक्त 2024 इलेक्शन विल डिसाइड द डेस्टिनी ऑफ दिस नेशन। इट विल डिसाइड वेदर वी वांट टॉप डाउन अप्रोच इन बिजनेस और वी वांट बॉटम अप अप्रोच। इट विल डिसाइड वेदर वी वांट जॉब बेस्ड ग्रोथ or growth for a handful of rich industrialists. It will decide whether we want to create more unicorn or we want to modernize our agriculture. प्रायोरिटी हमारी दृष्टि से क्या है? फर्स्ट, मॉडर्नाइज अवर एग्रीकल्चर, ब्रिंग टेक्नोलॉजी to agriculture sector so that we become the biggest producer of food in the world. We are blessed with fertile land. We are blessed with Ganga River. We are blessed with rivers in south. So एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना नेक्स्ट 10 साल का काम है मिनिमम। हार्ड वर्क टू ट्रांसफॉर्म अवर एजुकेशन, मेक पीपल सेल्फ लर्नर एंड नॉट हैव दिस डिग्री प्रोग्राम of 4 years and all that. Give skills to people. Not that everybody should get a BA, but we need better welders, better plumbers, better electricians, and lift their jobs, improve their income. Then make our health systems accessible, cost effective. इसमें टेक्नोलॉजी लगाइए। इंप्रूव अवर एनवायरमेंट। अब दिल्ली में देखिए, घर मिलता है 20 करोड़ का, बट यू कांट ब्रीथ। ये कैसा है? ये किस तरह का प्रोग्रेस है? क्या आप दिल्ली में यू कांट ब्रीथ, बट यू आर लिविंग इन ए मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस? सो हमारी चैलेंजेस बिजनेस में रियली रिलेट्स टू स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, सर बॉटम अप एक डेवलप। चैलेंज और है, एक चैलेंज और है, वो इकोनॉमी को लेकर ही है। और उसमें यह है कि आईएमएफ की हाल फिलहाल की एक रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने ज्यादा कर्ज जो भारत उठाता चला जा रहा है उसको लेकर चिंता जताई थी। लेकिन क्या ये चिंता जायज है? क्योंकि इसका इस्तेमाल तो कैपेक्स में हो रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में हो रहा है, जिसका फायदा लॉन्ग रन में आएगा। सरकार इस योजना पे काम कर रही है, या फिर ये जो जीडीपी पे, ये जो ग्रोथ की बात करते हैं और जो डेट बर्डन, डेट टू जीडीपी जो हम बोलते हैं, अगर वो बढ़ गया यहां से तो वो कितनी बड़ी चिंता की बात हो सकती है? ये तो आपको पूछना है इकोनॉमिस्ट से। रघुराम राजन ऑफ द वर्ल्ड will probably give you better answer. But as a layman, I can say
कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खाली रिच को फायदा देगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट गोइंग टू क्रिएट जॉब्स. रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन ह्यूमन कैपिटल. वी आर वेयर वी आर ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन कैपिटल. हमारे जमाने में फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल जीरो था. अब देखिए 600 बिलियन हो गया है. क्यों? कि अवर ह्यूमन कैपिटल is bringing lot of money home, whether it is in software or it is people working in Middle East. NRIs bring in almost $100 billion a year into the country. ये ह्यूमन कैपिटल है. इसके लिए रोड बनाने की जरूरत नहीं थी. फाइन, वी नीड रोड्स, वी नीड एनर्जी, आई एग्री विद दैट. ओके, बट more important is really human capital. And that human अच्छा capital really needs to benefit our agriculture, our health, our energy sector, our environmental sector. ओके, लेकिन फिर से इलेक्शंस पे ही आते हैं सर। लेकिन हाल के जो चुनाव भी नजदीक है ना, उसमें इलेक्शन मैनिफेस्टोज में बहुत बड़े बड़े चुनावी वादे सभी पार्टीज कर रही हैं। लेकिन उन वादों में क्या है, सब कुछ फ्री, सस्ता, ऐसे ऐलान है, और इसको हम रेवड़ी कल्चर का नाम दे रहे हैं। सब पार्टियां ऐसा कर रही हैं, तो क्या ये देश के खजाने के लिए आप सही मानते हो? नहीं, हमें रियली जॉब क्रिएट करने पर ध्यान देना है, नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. It is important that poor people get taken care of. But today, more important is to really create jobs. क्योंकि ये सबको फ्री देने के लिए पैसे तो कहीं से आने पड़ेंगे, लाने पड़ेंगे. इट हैज टू कम फ्रॉम समवेयर. यू कांट गो ऑन बोरोइंग डे इन डे आउट. सो ये बड़ी समस्या है. अच्छा, अब 1 फरवरी को सरकार के बजट का इंतजार होता है, लेकिन इस बार ना वो होगा अंतरिम बजट। पर इस बजट में क्या आप मानते हैं कि कुछ बड़े ऐलान सरकार कर सकती है 2024 के चुनावों को देखते हुए? I wish we spend more money on human capital. I wish we focus on creating employment, modernizing agriculture, improving our environment, and not really think only about export-based growth. कि हम यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, हम यहाँ फैक्ट्रियां लगाएंगे नई नई. ओके, दैट विल नॉट वर्क इन द लॉन्ग रन. नहीं, मेरा इशारा था कि लोक लुभावने कुछ ऐसी कुछ टिप्पणियां या फिर ऐसी कुछ अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं क्या इस इंटरिम बजट में? Possible, पॉलिटिकल। possible, anything is possible. Anything is possible because people, like you said, people like free giveaway, and everybody announces free this, free that. Okay. अच्छा, एक चीज और है, इन्फ्लेशन। ये ऑलमोस्ट सभी कंट्रियां इस बार जो इन्फ्लेशन है उससे जूझती रह गई। फिर भी आरबीआई ने, मैं कहूंगा कि इस बार बहुत ही बेहतरीन काम किया है। हमारी इन्फ्लेशन ज्यादातर समय कंट्रोल में रही, और अब तो एकदम सिग्निफिकेंट ड्रॉप भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जब ये इन्फ्लेशन ज्यादा थी, बहुत हाई लेवल पे थी, तो ये कांग्रेस क्या इस मसले को सही से उठाने में नाकाम रही है क्या? या फिर ये आप मानते हैं कि ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से इस बार इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी इंडिया में? All economies are going through strain. सब जगह आप देखिए, यूरोप में, इंग्लैंड में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है. वी आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स ग्लोबली, क्योंकि अभी भी हमारी ग्लोबल इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन मिलिटरी. जब ये दुनिया $2 ट्रिलियन ए ईयर मिलिट्री स्पेंडिंग पर ध्यान देती है, वो मुझे कह रहे हैं कि हमें ह्यूमन डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है. द वर्ल्ड इज रन बाय मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स. हम जानते हैं
कि 2 ट्रिलियन जा रहा है डिफेंस में, और हंगर मिटाने के लिए खाली 200 बिलियन चाहिए, 1/10 ऑफ इट। हंगर कोई नहीं मिटा रहा। अभी भी झगड़ा चल रहा है गाजा में, यूक्रेन में। सो लोग समझते हैं इकोनॉमी अच्छी है क्योंकि बहुत लड़ाई हो रही है, बहुत मशीन बन रहे हैं, बहुत नए जॉब क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो वी नीड टू चेंज अवर माइंडसेट। हमने एक किताब लिखी है कॉल्ड रीडिजाइन द वर्ल्ड। ये दुनिया की जो डिजाइन हमने तैयार की थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, विच गेव बर्थ टू यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, नाटो, डब्ल्यूटीओ, वो डिजाइन ऑब्सोलीट है। इन अ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड विथ एआई एंड ऑल, हमें दुनिया की नई डिजाइन चाहिए। अभी क्या है कि एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन प्रॉफिट एंड पावर। All leaders, when they meet at G20 and G8 or whatever, they're all about profit and making deals, and defense deal kiya, ye deal kiya, wo deal kiya. Everybody claps as if they are marketing experts. We do not have leaders today in the world who think about planet and people. जब तक हमारा ध्यान प्रॉफिट एंड पावर से शिफ्ट नहीं होगा, planet and people, we will not in the long run do justice to our planet and to large number of people who are poor. So rich will get richer. They are controlling everything. So business will boom and GDP will go up, but who is benefiting from it? So I think there सर is a एक larger issue here, and that is, can we use this connectivity, hyper connectivity, to take humanity to the next level? And for that, we need completely new thinking in सर business, in राइट economy. सर, एक सवाल ना, भारत की जो ग्लोबल छवि है, जो दूसरे देश हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अच्छा इसके बारे में आप बहुत बेहतर बता सकते हो क्योंकि आप ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन हैं, आप भारतीय डायस्पोरा से मिलते रहते हैं। तो उनकी मौजूदा भारत की आर्थिक ताकत को लेकर क्या राय है इस समय? प्रदेश में भारत पे बहुत कम चर्चा होती है। हम जो सोचते हैं हम विश्व गुरु हैं, ये सब बोगस है। इट्स ऑल बोगस। ओके, टोटली इंडियन क्रिएटेड मिथ। Of course, people respect India because we are 1.5 billion people. Of course, people respect India because we have a lot of talent. आप सिंगापुर में जाइए, अमेरिका में जाइए, यूरोप में जाइए, Indians are running big companies, banks, technology, manufacturing, distribution. Indians are everywhere and इनकी पोजीशन। सो ग्लोबल छवि जो है वो है, इंडिया इज यंग, promising country with lots of people and lots of talented people. That's how India is seen. But India is not seen as global power. India is not seen the way Indian media projects. आप यहां देखिए न्यूज़पेपर में कितनी दफा इंडिया पे कुछ आता है। There's very little conversation on India. They are obsessed with China in America. World is obsessed with 2 wars. World is obsessed with oil, EV. India has very little space in their mind. So let's be realistic. जैसे आखिरी सवाल ये होगा कि 2004 से 2014 तक की यूपीए सरकार और 2014 से लेकर 2024 की मोदी सरकार के बीच आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़े फर्क, अगर मैं पूछूं सबसे बड़ा फर्क क्या है, तो वो आप उसको क्या नाम देंगे? क्या फर्क देखते हैं आप दोनों सरकारों के कार्यकाल? पहले तो मनमोहन सिंह के टाइम में इकोनॉमी ग्रू एट 8% फॉर 8 years out of 10. Last 2 साल were difficult. It created jobs in big number.
And it really brought India to the takeoff stage. So Modi Sarkar, what they inherited was a lot of good work done by Manmohan Singh government, by people like Raghuram Rajans and others, and many others. Modi government built on it. I'm happy and thankful that they continued on the digital India path. They didn't kill it. They did not kill Aadhaar. They did not kill payment system that we had put in place. They built on it. So thank you. And I'm glad India benefited from it. But they killed innovation. There was a National Innovation Council. First thing Modi government did was to kill that. That wasn't good. They could have brought in new people, but innovation is very important in India. We must keep our focus on innovation. Modi Sarkar has not created jobs the way we had expected or where they had promised. Forget about where we had expected. एक ही खाली ध्यान दीजिए. The jobs that you had promised, you did not deliver. And you messed up with demonetization. I mean, what a confusion created by demonetization. पता नहीं क्या हुआ, कहाँ पैसा गया, किसने लिया. This whole thing is a mystery. Okay. Then VAT. VAT has created a mess for small people. The number of forms to be filled, I'm told, is completely out of control for small people. So you have created problem with unemployment, challenge with VAT, and demonetization has really, really messed up everything. Okay. I'm telling you, I'm sitting here with Indian rupees. Okay. I have 3-4 lakh rupees somewhere. Okay. And I couldn't do anything because I was asked to go. Here is all the Indian rupees I'm sitting with. Okay. It's all obsolete. Because every time I came back from India, I would put it in a drawer, some change, hoping that next time when I go, I'll take it. And I keep forgetting to take it. ये सब डिमोनेटाइजेशन वाले नोट आपने दिखाए? Yeah. This is a lot of money. Okay. अब इसका मैं पेंटिंग बनाऊंगा, क्या करूं दूसरा? I'll just do a collage out of this. Okay. This is a lot of money. These are all, 500 rupees note, 1000 rupees note. Okay. तो ये जो डेडलाइन दी गई थी उस टाइम पे क्या आरबीआई ने लेने I से could मना not किया come या at फिर? that time. I was not well. अच्छा, आप नहीं पहुंच पाए. I नहीं पहुंच पाए. Okay. I couldn't give it to somebody to take it for me. So here I am sitting with lakhs of rupees, which is completely gone. Okay. So it was unnecessary. I don't know who benefited from it. I was just reading something recently that they were expecting 85% to come back and 98% came back. I don't know why 98% came back. Okay. But chal raha hai, there's a total confusion created. What was the need for it? There was some grant scheme to benefit somebody. We don't know who. Okay. अब देखिए बैंक्स देते हैं लोन बड़े बड़े लोगों को 10,000 crore, 5,000 crore loans. But you ask a little SME guy, he can't even get a 50 lakh rupees loan. That is where the challenge is. सर एक सवाल यहाँ पर और उठ रहा है. ये जाते जाते मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ कि राजनीति को राम मंदिर से जोड़ना क्या आप ठीक समझ रहे थे? जो इस बार एक और बयान आपने दे दिया कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन आपने जो एक मीडिया इंटरव्यू में बोल दिया कि ये बात आपको परेशान कर रही है कि देश की आज की राजनीति में राम मंदिर और दीप जलाना राष्ट्रीय मुद्दा है. ये आपने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि पूरे देश का ध्यान अभी all political bosses is on Ram Temple. It's good. It should be really the responsibility of the Pandits and Pujaris and Sadhus and not political bosses, according to me. अच्छी बात है राम टेम्पल बन रहा है. We are all proud of it. But it is a religious
एक्टिविटी एंड नॉट ए पॉलिटिकल एक्टिविटी, हमारी दृष्टि से। लेकिन हमें कौन सुनेगा? आप तो कर रहे हैं, जो करना हो ठीक है, आई हैव नथिंग टू से, बट आई हैव टू एक्सप्रेस माई व्यू। ओके, दैट लेट अस नॉट मिक्स रिलीजन with politics. Of course, it's a Hindu nation. I'm Hindu. I'm proud of it. But how much time I spend on doing puja a day? None. My wife does that. I tell, I have outsourced my religion to my wife. So I think it depends on how you look at religion. To me, religion is a very personal thing. I don't need to wear it on my sleeves. Yeah. A lot of people think Sam Petroda is Christian because of the name. So it's okay. I don't care. I'm a little darker, so people think I'm from South India. That's okay. Perfectly normal. I'm proud to be that. I नहीं, पर don't जो have to have इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, identity. आप गुजराती हो, आपका आपके जो बर्थ है वो उड़ीसा में हुआ है। तो मैं यही पूछने वाला था कि नए साल के लिए प्लान्स क्या हैं सर, किस तरीके से आप न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ शिकागो नहीं, में? कभी नहीं करते हम। जस्ट वी आर विद 2-3 friends, we will have dinner at home and that's it. We don't go anywhere. We don't, I'm not a party person. I don't celebrate too much. I'm very private person in that way. राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिस्तक को अपना समय देने के लिए, और एक बार फिर से बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, and to your entire team. Thank you, Rajat. Really appreciate. Be in touch. थैंक यू सर। थैंक यू।